जयपुर गांव में अज्जूराम और गंगूराम गप मारने में प्रसिद्ध थे। वे दोनों अपने गप्पों से लोगों का मनोरंजन करते और अपनी रोजी कमाते थे। वे रोज 2-4 घरों में खाना मांग लेते और चैन से रह लेते। एक दिन गांव के प्रधान ने अज्जूराम को समझाया। अरे अज्जूराम, तू अपना ये जन्म व्यर्थ क्यों गंवा रहा है? ऐसी बेकार की जिंदगी तो गांव के कुत्ते भी जी लेते हैं। तुझे अब कुछ काम धंधा करना चाहिए। अज्जूराम को भी ऐसा ही लगा कि उसे कुछ काम करना चाहिए। एक दिन अज्जूराम घर के बाहर इधर उधर टहल रहा था, तभी उसे गांव का सरपंच मिला। क्या भैया अज्जूराम, आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाय, ये पेट का दर्द एक दिन तो जान ही लेके छोड़ेगा। सरपंच जी, इधर मैं पेट के दर्द से परेशान हूँ और उधर में 9 करोड़ डूबे जा रहे हैं। 9 करोड़? हाँ, 9 करोड़। इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? सरपंच जी, अमरूदों के बिजनेस में बस मुनाफा ही मुनाफा है, लेकिन इस दर्द ने मेरा सारा बिजनेस चौपट ही कर दिया है। इधर अज्जूराम के बिजनेस की बात जब गंगूराम के कान में पहुंची, तो वो तुरंत अज्जूराम के घर गया। अरे भाई अज्जूराम, मैंने सुना है तुम अमरूदों का बिजनेस करने जा रहे हो। हाँ, सही सुना। तुझे इसमें क्या लेना देना है? मैं भी वही सोच रहा था बहुत दिनों से कि हम कोई व्यापार करें। मांगकर खाने से तो हमारी इज्जत के साथ बाप दादाओं की इज्जत भी घट रही है और हम इज्जतदार लोग हैं। तो फिर ठीक है, कल 5 रुपए का तू कहीं से इंतजाम कर ले, 5 रुपए का मैं कर लूंगा। फिर 9 रुपए के अमरूद खरीद कर शहर जाके बेचेंगे। फिर देखना 9 के 9 करोड़ कैसे बनते हैं। और वो बचे हुए 1 रुपए का क्या करेंगे भैया? उसे सफर में हाथ खर्च के लिए रख देंगे। उसमें से 8 अन्नी तेरे और 8 अन्नी मेरे। यह सोचकर गंगूराम वहाँ से चला गया। अज्जूराम सोचने लगा, ओ भिखमंगा तो 5 रुपए कहाँ से भी मांग के ले आएगा, लेकिन 5 रुपए का इंतजाम मैं कहाँ से करूँ? मैंने अज्जूराम से तो कह लिया, लेकिन मैं 5 रुपए लाऊंगा कहाँ से? मुझे तो कोई भीख भी नहीं देगा। अगले दिन सुबह जब गंगूराम अज्जूराम के घर पहुंचा, तो बोला, ये देखो 5 रुपए, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ अपने पड़ोसी से, और कल सुबह तक लौटाने का वादा भी किया है। मैं भी चाचा को झांसा दे के लाया हूँ। अगर समय पे पैसे ना लौटाए तो वो मेरी खाट खड़ी कर देंगे। तो चलो हदाई लाल से 9 रुपए के अमरूद खरीद लेते हैं। हाँ हाँ चलो। और थोड़ी ही देर में वे दोनों हदामी लाल की दुकान पर जा पहुँचे। फिर उन्होंने 9 रुपए के अमरूद खरीदकर एक टोकरी में भरवा दिए और 8 आने सफर खर्च के लिए बचा लिए। अमरूदों का टोकरा अज्जूराम ने अपने सर पर उठाया और शहर के लिए चल पड़े। काफी दूर का रास्ता तय करने के बाद गंगूराम को बड़ी जोर से भूख सताने लगी, तो वह सोचने लगा, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, अब क्या करूं? हाँ हाँ याद आया, अटन्नी मेरे पास सफर खर्च के लिए मौजूद है, उसी से अमरूद लेकर खा लेता हूँ तो कुछ राहत मिल जाएगी। और तब गंगूराम ने अज्जूराम को अटन्नी दे दी और बोला, भैया अज्जूराम, 8 अन्नी के अमरूद दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। अज्जूराम ने 8 आने के 2 अमरूद उठाकर गंगूराम को दे दिए। ये क्या, सिर्फ 2 अमरूद? हदामी लाल ने तो 8 अन्नी के 4 अमरूद दिए थे, फिर तुम मुझे 2 क्यों दे रहे हो? चुप बे भिखमंगे, ये व्यापार है। 8 आने के 2 ही मिलेंगे, लेना है तो ले, नहीं तो अपना रास्ता नाप। अभी तो हमें बहुत दूर का सफर तय करना है। गंगूराम ने 2 अमरूदों पर ही अपनी भूख मिटा ली
और मन ही मन सोचने लगा। साला लुटेरा कहीं का 8 आने के 4 अमरूद खरीद के लाया है और 2 बेच रहा है, दुगना मुनाफा कमा रहा है। अज्जूराम सिर पर अमरूदों का टोकरा उठाकर चल ही रहा था तो वो गंगूराम को बोलता है, ए भिकमंगे, ये टोकरा जरा तू भी उठा ले, अब मैं जरा थक गया हूँ। देखो भैया, अब मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई भिकमंगा नहीं। गंगूराम ने टोकरा अपने सर पर उठा लिया और दोनों चल पड़े। अज्जूराम सोचने लगा, अब तो मुझे भी भूख लगी है, कुछ अमरूद ही खा लेता हूँ। खरीदने के लिए 1 रुपए तो है मेरे साथ। गंगूराम, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी 1 रुपए के अमरूद दे दो। गंगूराम ने 1 रुपए के 4 अमरूद लेकर अज्जूराम की ओर बढ़ा लिए। भैया गंगूराम, मैं तो तेरा बचपन का दोस्त हूँ, 2 अमरूद ज्यादा दे देना। तूने मुझे दिए थे जो मैं तुझे दे दूं? ये तो व्यापार है, इसमें यारी दोस्ती नहीं चलती। कुछ कोस दूर चलने पर गंगूराम बोला, अब टोकरी तुम संभालो अज्जूराम, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे 1 रुपए के अमरूद दे दो। अज्जूराम ने 4 अमरूद उठाकर गंगूराम को दे दिए। इसी तरह रास्ते में जब किसी को भूख लगती तो वो अमरूद लेकर खा लेते। अब शहर काफी करीब आ रहा था। गंगूराम बोला, शुभ मुहूर्त से व्यापार शुरू किया है तो अब बिक्री अच्छी हो रही है, टोकरे का भार कम होता जा रहा है अज्जूराम। गंगूराम, हमारी ऐसी ही बिक्री होती रही तो हम जल्दी ही करोड़पति बन जाएंगे। शहर पहुंचकर जब टोकरा देखा तो दोनों दंग रह गए। अरे वाह, सारे अमरूद बिक गए। लगता है बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, किस्मत भी साथ दे रही है। जब शुरुआत ऐसी है तो अंत कितना बढ़िया होगा। जेब से पैसे निकाल के देखते हैं कितना मुनाफा हुआ है। जब दोनों ने अपने अपने जेबों में हाथ डाले तो वो चौंक गए। हाय, पैसे कहाँ गए? बिक्री तो इतनी सारी की थी, जेब में तो सिर्फ 1 रुपए ही बचा है। बिक्री तो मैंने भी काफी की थी, फिर कहाँ गए पैसे? जब दोनों को असल बात का पता चला तो वे दोनों झगड़ने लगे। ए भिकमंगे, सारे अमरूद खा गया, अब तेरे मुनाफे से सारे पैसे काटूंगा। मैंने अकेले ने थोड़े ही खाए हैं, तूने भी खाए हैं। मैंने तो हर बार तुझे पैसे दिए थे, कोई फोकट में नहीं खाया। पर पैसे तो मैंने भी दिए थे, फिर कहाँ गए वो पैसे? अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचते हैं। अज्जूराम और गंगूराम अब गहरी सोच में डूब गए और फिर अज्जूराम बोला, यह अपने गांव का एक मिट्टू तोते वाला रहता है और तोते पकड़ पकड़ कर पिंजरे में बंद करता है और लोगों को बेच देता है और पैसे कमाता है। तोतों का व्यापार भी कितना बढ़िया है, फिर हम भी तोतों का व्यापार करेंगे। कुछ ही देर में वे दोनों मिट्ठू राम के पास पहुँचते हैं। आओ भैया, गांव में तो सब कुशल मंगल है ना, कैसे आना हुआ? मिट्टू भैया, हम भी यहाँ तोते का व्यापार करने आए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, मुझसे जो मदद बनेगी वो मैं करूँगा। इसी भरोसे तो हम यहाँ आए हैं। उन्होंने उधार में 4 तोते खरीदे और फिर 4 पिंजरे लेकर शहर में बेचने चले गए। आवाज लगाते हुए मूर्खों की गली से गुजर रहे थे और बोल रहे थे, तोते ले लो तोते, बड़ों का मन बहलाए और बच्चों को भाए, तोते ले लो तोते। तभी उन्हें एक मूर्ख व्यक्ति ने अपने पास बुलाया और बोला, ए तोते वाले, इधर तो आओ।
ये तोते उड़ते भी हैं या नहीं? उड़ते हैं साहब। तो अभी मुझे उड़ा के दिखाओ, मैं भी तो देखूं सच में ये उड़ते भी हैं या नहीं। ठीक है साहब, मैं एक नहीं बल्कि 4 तोते उड़ा के दिखाता हूँ, फिर आपकी मर्जी, खरीद लेना, लेकिन दाम एक ही होगा, 20 रुपया। यह कहकर गंगूराम ने पिंजरे से चारों तोतों को उड़ा दिया। ये देखो साहब, तोते कैसे आसमान में उड़ रहे हैं। अब बताइए कौन सा तोता दे दूं? तोते तो तुम दोनों मुर्गों ने सारे उड़ा दे, अब तुम मुझे क्या दोगे? ए भिखमंगे, तूने चारों तोतों को उड़ा दिया, अब हम क्या करेंगे? तूने सारे मेहनत पर पानी फेर दिया, अब क्या होगा? अब क्या होगा अज्जूराम, हमारा ये बिजनेस तो चौपट हो गया, अब हम क्या करेंगे? घबराने से काम नहीं चलेगा गंगूराम, अब हम और कहीं काम धंधा ढूंढ लेंगे। वे दोनों परेशान होकर एक गली से गुजर रहे थे, तभी उन दोनों को एक खिड़की से कुछ आवाजें सुनाई दी। ए भाग्यवान, सुनती हो भाग्यवान, ये लो 100 रुपए, आज के जमाल गोटे की कमाई। जमाल गोटे का नाम सुनते ही अज्जूराम की आंखें चमक गई। जमल गोटा? हाँ, मिल गया 9 करोड़ का नुस्खा। ए भिखमंगे, समझ ले, अब हम करोड़पति बन गए। वो मकान एक वैद्यनाथ जी का था। उस वैद्य की पत्नी धनवंती अपने पति से बोलती है, पैसे अलमारी में रखे हैं, जरूरत पड़े तो ले लेना, मैं रसोई में खाना बनाने जा रही हूँ। भाग्यवान, मैं भी कल की तैयारी के लिए बाजार जा रहा हूँ, बाजार जाके जमाल गोटा खरीद लूंगा। अज्जूराम उन दोनों की बातें खिड़की से सुन रहा था। अज्जूराम की सारी नजर इस वैद्य के घर में ही थी। ए भिखमंगे, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मैं अभी जाकर इन वैद्यनाथ जी के घर पे पानी पी के आता हूँ। गंगूराम को बाहर ही छोड़कर अज्जूराम वैद्यनाथ जी के घर में घुस गया। धनवंती रसोई में खाना परोस रही थी। मौका देखते ही अज्जूराम ने अलमारी से 100 रुपए निकाले और नोट की जगह एक चिट लिखकर छोड़ दिया, जिस पर लिखा हुआ था, ये पैसे मैं उधार लेकर जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद ब्याज के साथ लौटा दूंगा। ये व्यापार है, इसमें लेन देन तो चलता ही रहता है। भैया अज्जूराम, तूने तो पानी पीकर अपने पेट की भूख शांत कर ली, अब मेरा क्या होगा? भूख लगी है तो चल, क्या खाएगा? यह सुनते ही गंगूराम चौंक गया और बोला, अपना पेट भरने के लिए तो तेरे पास पैसे नहीं है और पूछ रहा है क्या खाएगा? दोनों वहाँ से चले गए। गंगूराम बोला, ये तुम्हारे पास 100 का नोट कहाँ से आया? जरूर अमृतों से बचाया होगा। अरे नहीं, वैद्यनाथ जी की पत्नी ने जो 100 रुपए अलमारी में रखे थे, उन्हें लेके आया हूँ उधार में। क्यों न हम वैद्य बन जाए। आजकल बहुत से अंगूठे टेक ये धंधा अपनाकर मौज कर रहे हैं। वाह, क्या अकल की बात की है तुमने, मान लिया। तो चलो हम किसी गांव में चल पड़ते हैं, मैं वैद्य बन जाऊंगा और तुम मेरे सहायक बन जाना। यह सोचकर दोनों एक गांव की तरफ चल पड़े। लेकिन हम रोगियों को दवाई क्या देंगे? हमारे पास तो कोई दवा नहीं है। तुम चिंता मत करना, कल मैं शहर जाकर 20 रुपए का जमाल गोटा लेके आऊंगा और उसकी पुड़िया बनाकर लोगों को देते रहेंगे, क्योंकि सारे रोग पेट से ही पैदा होते हैं, इतना तो मुझे भी पता है। और फिर वे दोनों एक ऐसे गांव में पहुंच गए जहां कोई वैद्य नहीं था।
उस गांव में उन दोनों ने एक कमरा किराए पर लिया। दूसरे ही दिन अज्जू राम ने शहर जाकर जमाल गोटा ले आया और दोनों उसकी पुड़िया बनाने में व्यस्त हो गए। फिर किराए पर लिए गए कमरे के सामने एक बोर्ड लगा दिया गया। उस पर लिखा हुआ था, बीमारी के विशेष वैद्य नईम हकीम। गांव में वैद्य के आने से लोग खुश हो गए और चर्चा भी होने लगी। और पहले ही दिन 10 मरीज आ गए। गंगू राम ने मरीजों की नब्ज पकड़ ली और अज्जू राम ने उन्हें पुड़िया पकड़ा दी। आज तो 30 रुपए की कमाई हुई है। आज तो पहला ही दिन है, आगे देखते हैं होता है क्या। जमाल गोटा एक पेट की दवा है। उसे खाते ही पेट साफ हो जाता है और सारी बीमारी दूर हो जाती है। गांव में सारे मरीजों की तबीयत ठीक होने लगी। गांव में उनकी काबिलियत की चर्चा होने लगी थी। रात को जब दोनों ने दिन भर की कमाई गिनी तो 200 रुपए की कमाई हो गई थी। अज्जू राम की दवाइयों से मरीजों की तबीयत ठीक होने लगी तो उनके चर्चे अब घर घर में हो रहे थे। एक दिन शहर के मशहूर सेठ के पत्नी ने उनके नाम की चर्चा सुनी और वो सोचने लगी, मेरे पति इस शहर के बहुत बड़े सेठ हैं, लेकिन हर समय अपने कामों के चक्कर में फंसे रहते हैं। कभी मेरी खैर खबर नहीं पूछते। शायद ये वैद्य मेरी समस्या का कोई हल निकाल सके। यह सोचकर उसने तुरंत उसके सेवक को उन दोनों को बुलाने के लिए भेज दिया। सेवक उन दोनों के पास पहुंचकर बोला, चलिए, आप दोनों को हमारे सेठानी ने बुलाया है। और वे दोनों उस सेवक के साथ चल पड़े। कुछ घंटे बाद जब वे दोनों सेठ के घर जा पहुँचे तब वो दोनों राम नाम बोलते हुए सेठ के पत्नी के पास गए। सेठ की पत्नी रत्ना बोली, आप दोनों का बहुत नाम सुना है। मैं बहुत परेशान हूँ वैद्य जी, मेरी मदद कीजिए। आप कोई चिंता ना करो सेठानी जी, मैं आपके परेशानी का कारण समझ गया। आप किसी आदमी को भेजकर दवा मंगवा लीजिए, सब ठीक होगा। यह तो बड़ी कमाल का आदमी है, मेरे बिना कुछ बताए ही सब समझ गया। अगर आप मेरी परेशानी का हल दूर कर देंगे तो मैं आपको मालामाल कर दूंगी। वे दोनों अपने दवाखाने चले गए और बहुत चिंता में पड़ गए। दोनों आपस में बात करने लगे। अब क्या होगा अज्जू राम? सेठ की पत्नी का मामला है, हम इसे जमाल गोटा कैसे दे सकते हैं? जमाल गोटे के अलावा और कोई दवा भी तो नहीं है। अब तो जमाल गोटे से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर 1 घंटे बाद सेठानी का सेवक उन दोनों के पास आ गया। ये पुड़िया सेठानी को जाके खिलाना और कहना कोई चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। जमाल गोटे की पुड़िया लेकर सेवक वहाँ से चला गया। अज्जू राम, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। मेरी सलाह मानो और यहाँ से भाग चलो, वरना सेठ को पता चला कि हमने जमाल गोटा पीस कर उसकी पत्नी को खिलाया है तो हमारा बैगन का भरता बना देगा। गंगूराम, ये सेठ का मामला है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होगी तो हम भागकर जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो पकड़े ही जाएंगे। यह सोचकर दोनों अपनी किस्मत का मातंग मनाने लगे। उधर जमाल गोटी की पुड़िया खाते ही सेठ की पत्नी को दस्त छूट गए तो रत्ना परेशान हो उठी। शाम को जब सेठ पत्नी की तबीयत के बारे में पता चला तो वो भागा भागा हवेली में पहुंचा। क्या हुआ सेठानी जी?
एक दिन में ही आप बहुत कमजोर हो गई हो। बस यूं ही जरा से दस्त लग गए थे। फिर अगले दिन सुबह फिर सेठ हवेली में आ गया और सेठानी का हाल मालूम किया। फिर शाम को सेठ फिर से सेठानी के पास आ गया। सेठानी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से काफी अच्छी है सेठ जी। अब सेठ रोज सुबह शाम नियम से पत्नी का हाल जानने के लिए हवेली आने लगा। रत्ना अपने पति का प्यार पाकर खुश हो उठी। तब एक दिन उसने अपने सेवक को बुलाया और कहा, इस पैसों से भरा थैला उस वैद्य को जाकर दे देना और कहना हम उससे बहुत खुश हैं। उसकी दवा से हमारी परेशानी दूर हो गई। उधर उन्होंने जब अपने दवाखाने पर सेठ का सेवक आते हुए देखा तो उनके होश उड़ गए। गंगूराम, लगता है हमारा काम तो हो गया। अब सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ से भाग चलो, पर तुमने नहीं माना। अब तो हमारा बैगन का भरता पक्का है। मालकिन ने आपकी फीस, इनाम और दवाई की कीमत भेजिए, ये लीजिए। हम तो अपनी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे और इन्होंने तो इनाम भेज दिया है। भगवान जाने क्या गोलमाल है। फिर एक दिन गांव के राजा की सवारी दवाखाने की तरफ आती दिख रही थी। सवारी को देखते ही अज्जूराम चौंक गया। हाय भगवान, ये तो राजा की सवारी लगती है और ये तो इधर की तरफ ही आ रही है। ओए भिखमंगे, लगता है राजा की शाही सवारी हमें लेने के लिए आ रही है। लगता है गांव में 2-4 आदमी हमारी दवा खाकर मर गए, इसलिए राजा ने हमें फांसी चढ़ाने के लिए बुलाया होगा। आप दोनों को महाराज ने तुरंत दरबार में बुलाया है। अज्जूराम और गंगूराम राजा के सैनिक के साथ दरबार के लिए निकल पड़े। सुना है तुम दोनों के पास सारी परेशानियों का हल है। हुक्म कीजिए महाराज, हम आपकी परेशानी जान सकते हैं। कल सब लोग युद्ध के जीतने के जश्न में मग्न थे, तभी डाकू शाहकाल ने खजाने पे हमला करके हमारे सेवक को मार दिया और हमारा खजीना लूट के चला गया। तो हुक्म कीजिए महाराज, हमें क्या करना होगा? डाकू शाहकाल को खजाने के साथ हमारे सामने दाखिल करो, वरना हम तुम दोनों का सर कलम करेंगे और बीच चौराहे पे लटका देंगे। अब हमारा बचना मुश्किल है। अब हम उस डाकू को कहाँ तलाश करेंगे? अगर मिल भी गया तो वो हमारा भूत बनाकर खा जाएगा। आज से 4 दिन के बाद हमारी गर्दन कट जाएगी। कहीं ऐसा ना हो 4 दिन बीत जाए और हमें पता भी ना हो। ऐसा करते हैं, हम मिट्टी के 4 गोले बना देते हैं और रोज एक गोला फोड़ देते हैं। ऐसे में हमें पता चल जाएगा कि हमारी गर्दन कटने में कितने दिन बाकी है। फिर वे दोनों ने मिट्टी के 4 गोले बना दिए और उन गोलों के सामने बैठकर अपने मौत का मातम मनाने लगे। उधर डाकू शाकाल को जब उनके बारे में पता चला तो वो चिंतित हो गया। ओए बिरजू, जरा जाके उस वैद्य के पास देखना क्यों हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहा है। ओए बिरजू, जरा जाके उस वैद्य के पास देखना क्यों हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहा है। शाम होते ही अज्जूराम ने एक मिट्टी का गोला उठाया और बोला, ये देख गंगूराम, एक तो आ गया और थोड़ी ही देर में खत्म ही हो जाएगा, तब दूसरा आएगा और इस तरह चारों आ जाएंगे और चारों खत्म हो जाएंगे। सच में
ये तो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आदमी लगता है। इसने तो अंदर बैठे बैठे ही जान लिया कि मैं खिड़की के बाहर खड़ा हूँ। बिरजू ने ये बात जाकर शाकाल को बताई। सरकार, वो आदमी बहुत चालाक है। उससे बचना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो फिर ऐसा करते हैं, सारा खजाना उन लोगों के पास ले जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि तुम्हें इनमें से कितना हिस्सा चाहिए। सैनिकों, तुम उस वैद्य के दवाखाने जाके देखो, कहीं वो दोनों भाग तो नहीं गए। जब डाकू शाकाल और बिरजू सारा खजाना लेकर वैद्य के पास पहुँचे, तब वहाँ राजा के सैनिक आ गए। अरे, ये तो डाकू शाकाल है। पकड़ लो, जल्दी से पकड़ लो, कहीं ये भाग न जाए। सेनापति का आदेश पाते ही सैनिक डाकू शाकाल पर टूट पड़े। गंगूराम, इस बार तो महाराज ने सेनापति के साथ सैनिक भी भेज दिए। लगता है हमारी पोल खुल गई। इधर डाकू शाकाल भागने से पहले सैनिकों ने डाकू शाकाल को खजाने सहित पकड़ लिया। आपने तो कमाल ही कर दिया वैद्य साहब। समझ नहीं आता कि 2 दिनों में डाकू शाकाल खजाने के साथ यहाँ कैसे आ गया। आते कैसे नहीं सेनापति जी, सब हमारे पुड़ियों का खेल है। ठीक है, कल आप दोनों दरबार में इनाम लेने के लिए हाजिर हो जाना। मैं डाकू शाकाल और खजाने को लेकर चलता हूँ। इनाम भाड़ में जाए, इस बार हमारी जान बाल बाल बची है, वरना 2 दिनों बाद हमारा सर कट जाता। अज्जूराम और गंगूराम ने और लालच नहीं किया और उसी रात अपना 9 करोड़ लेकर अपने गांव को चले गए। जी हाँ, जान बची और लाखों पाए। लौट के बुद्धू अपने घर आए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे और भी लोगों तक पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नई कहानी के साथ अगली वीडियो में मिलत।